हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी स्वागत है। पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्चुअली मैकेनाइज्ड और मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग तक पढ़े हुए थे और एसएमपी वगैरह भी किए हुए थे। एसएमपी में मैंने थोड़ा टाइम दिया था क्योंकि एसएमपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन कास्ट और मैकेनाइज्ड भी पढ़ाए थे और बेंच और होल रोड में क्या अंतर है ये भी बताए थे। तो आज हम लोग आगे आते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ दे देना चाहते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ दिन में क्लासेस डिलेड हुई हैं। मैं 15 जुलाई तक लगातार क्लास कराया था। 16 जुलाई को मैंने लेक्चर अपलोड किया था और 17 जुलाई के बाद से क्लासेस डिसकंटिन्यूड हो गई थी। ठीक है, और ये क्लासेस लगभग आई थिंक कि 25 तारीख तक, 25 जुलाई तक डिलेड थी। तो ये करीबन मैंने फिर भी कहा था कि आपको 10 दिन का एक्सटेंशन दिया जाता है। यानी कि जो भी आपका फ़ी का टाइमिंग होता था उसमें 10 दिन के बाद आप फ़ी पे कीजिएगा। आज के बाद जब भी जोड़िएगा फ़ी, 10 दिन के बाद ही फ़ी पे कीजिएगा। तो लास्ट बार एक बार पेमेंट का देख लीजिएगा कि लास्ट टाइम आपने कब किया था, उसमें 10 दिन जोड़ के उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद भी कुछ समस्याएँ आ रही थी कि टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। टाइम का थोड़ा दिक्कत हो रहा था और वाईफ़ाई का कनेक्शन नहीं था, जिसके कारण मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो वो वाला प्रॉब्लम भी अब सॉर्ट आउट हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, छुट्टी के पहले तक, यानी कि 16 जुलाई तक मैं तो लगातार क्लास ले रहा था, तो उसमें तो हमको मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। उसके बाद का, यानी कि छुट्टी के बाद से जब मैं क्लासेस ले रहा था, तब से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं क्लासेस तो ले रहा था, लेकिन बहुत कोई क्या है कि क्लास टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। तो आपको टेंशन ये आने का एकदम ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर मैं धीरे-धीरे करके अपलोड कर दूँगा। प्रीवियस वाला जिसका भी क्लास छूटा होगा, आपको एकदम घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे बैचेज़ को पढ़ाया है, बहुत से बैचेज़ के बच्चे निकल गए हैं, कुछ अभी ईसीएल में जॉइन कर चुके हैं, कुछ डब्ल्यूसीएल में जॉइन कर चुके हैं, बहुतों का डीजीएमएस का एग्ज़ामिनेशन निकला है, कुछ आपके जीपीसीएल में है, कुछ आपके सिम्फर में है, कुछ आपके छत्तीसगढ़ स्टेट वाले जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें है, कुछ ओडिशा माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है, कुछ आपका वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है, कुछ आपका उड़ीसा स्टेट माइनिंग वाला जो कंपनी है उसमें है। ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो आपका टाटा में है, कुछ हिंडाल्को में है, तो बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं अलग अलग फील्ड में। लेकिन मेरे साथ कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्लासेस को लेके। मैं एक दिन, 2 दिन या हफ्ते भर तक क्लास ऑफ रखता था, बट मैं लगातार पढ़ाता था, क्योंकि मेरा टारगेट होता है आपका कोर्स। मेरा टारगेट ये नहीं होता है कि हफ्ता में 3 दिन पढ़ा दूँ, मेरा काम चल गया। ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूँ। अगर इससे पहले जो पढ़े होंगे आपको पता होगा कि मैं प्रीवियस शुरू में जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि 1 वीक में मैं मात्र 3 दिन पढ़ाऊँगा और इसके बाद आपका जैसे-जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं टेस्ट लूँगा। तो अभी 3 दिन वाला, जब आपको पता होगा कि 3 दिन की जगह मैं हफ्ते में 7 दिन भी पढ़ा रहा था, 6 दिन भी पढ़ा रहा था। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, तो आप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने हम पे भरोसा दिखाया, मुझ पे भरोसा दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप लगातार टिके रहें अभी तक भी, है ना? क्योंकि माइनिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मैं समझता हूँ। फिर भी आप अगर भरोसा लेके बैठे हुए हैं, तो आपका भरोसा ख़त्म नहीं होगा। आप इसका भरोसा रखिए। तो सीएमआर को अगले 10 दिनों में मैं पूरी तरह से कवर करूँगा और सीएमआर का जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा 10 से 12 दिनों के अंदर में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको साथ ही साथ मिलता चला जाएगा। क्योंकि सीएमआर को मैं ख़त्म कर देता अभी तक, लेकिन नहीं हो पाया था, बट कोई नहीं, मैं 10 दिन के अंदर सीएमआर का पूरा वीडियो लेक्चर अपलोड कर के पूरा का पूरा सीएमआर ख़त्म कर दूँगा, कवर कर दूँगा। और उसके बाद फिर आपको मैं ईएमटी पे ले आऊँगा, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी पे ले आऊँगा, वॉल्यूम 1 में भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो आप सबको उसी में पढ़ना है और कॉम्पिटिशन आपका थोड़ा-सा बढ़ेगा। टेस्ट का लेवल कुछ दिन तक मैं नहीं ले पाया था, मैं मानता हूँ चीज़ों को, थोड़ा-सा पारिवारिक समस्याएँ थी। मैं जिस जगह पे रहता था बाढ़ आ गया था, मेरा घर तबाह हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वज़ह से मैं नहीं कर पाया, बट कोई नहीं। अब आपका रेगुलर क्लासेस होगा। चलिए रिक्लेमिनेशन पे आते हैं। रेगुलेशन नंबर 107 में है रिक्लेमिनेशन। रिक्लेमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि भैया जहाँ से आप कोयला निकाले हैं, उस जगह को आप मिट्टी से भर दीजिए। इसको कहते हैं रिक्लेमिनेशन। मिट्टी से, ओवरबर्डन से, वेस्ट मटेरियल से आप भर दीजिए। ये कहलाता है रिक्लेमिनेशन। रिक्लेमिनेशन में बैक फिलिंग भी होता है। बैक फिलिंग, बैक फिलिंग को बहुत जगह पे ब्रेक फिलिंग भी लिखा हुआ है। तो बैक फिलिंग कहिए या ब्रेक फिलिंग कहिए, ये दोनों का दोनों सेम चीज़ है।
होता क्या है समझते हैं। मान लीजिए एक ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप बेंच को इधर आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना, और ऐसे करके इधर से आपका बेंच जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो इस मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में होगा, मैं थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन बता दिया, चलिए मान के चलिए इस डायरेक्शन में बेंच जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। इस साइड में आप माइनिंग कर चुके, जिसको क्रॉस करें इधर आप माइनिंग कर चुके, तो आप क्या करेंगे, जो ओवर मटेरियल है वो इस साइड से भरता जाएगा, इस साइड से आप क्या करेंगे, भरता जाएंगे, इधर से भरते जाएंगे, इधर से माइनिंग करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक सॉलिड रास्ता मिल जाएगा जिसके ऊपर में डंपर, पेलोडर, बहुत सारा गाड़ी घोड़ा चल सकता है, पूरा का पूरा ये सॉलिड जमीन हो जाएगा। इसको कहते हैं बैक फिलिंग। बहुत सारे माइंस में ये उपयोग किया जाता है, ठीक है, बैक फिलिंग। इसमें कुछ टर्म है जो आपको समझना है। प्राइमरी रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्स होते हैं। सबसे पहले टॉप सॉइल मैनेजमेंट। ये टॉप सॉइल मैनेजमेंट क्या होता है, लैंड प्रिपरेशन क्या होता है, रीकाउंटरिंग रीग्रेडिंग क्या होता है, टॉप सॉइल स्प्रेडिंग क्या होता है, इरोजन कंट्रोल, बिल्ड एज नीडेड, रीवेजिटेशन, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सब आखिर क्या चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, और रिक्लेम्ड एरिया। तो कुछ चीज़ें समझाता हूँ, पहले समझिएगा। देखिएगा, जो आप माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करने से बहुत सारा दिक्कत होता है इन्वायरमेंट को। आप माइनिंग करते हो, उससे डस्ट निकलता है, डस्ट जाके इन्वायरमेंट पे बैठता है, डस्ट भी डैमेज करता है, ठीक है। अगल बगल में अगर मान लीजिए कोई नदी बह रहा है, उस नदी में वो डस्ट पार्टिकल जाके बैठता है, उसका गर्दा बैठता है, थोड़ा पत्थर उत्थर का टुकड़ा गिरता है वाइब्रेशन के कारण, तो वो कभी कभी नदी में क्या होता है, वैली फिल हो जाता है। यानी कि जो पानी का अगल बगल में सोर्स होगा, वो पानी का सोर्स क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो पानी का सोर्स बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं होती है। सबसे पहले तो पानी का भी प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आसपास में जो ग्रीनरी है वो भी तबाह हो जाता है, ठीक है। माइंस के कारण बहुत सारा बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, ठीक है। कोल प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो डिबरीज भी निकलता है, डिबरीज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक कोयला का क्वालिटी है, एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल के साथ कुछ कुछ ऐसे माइंस हैं जिसमें अलग अलग टाइप के चट्टान मिलते हैं, जैसे पायराइट, है ना, जैसे एक चट्टान है पायराइट। पायराइट चट्टान क्या है सर, पायराइट चट्टान एक ऐसा पत्थर है जो लिग्नाइट कोयला के साथ जनरली मिलता है, और इस पत्थर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, HCl बनाया जाता है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक कह दिया मैंने, और थोड़ा मिस्टेक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। यानी लिग्नाइट कोयला में एक पत्थर होता है पायराइट वाला, जो जनरली कोयला लिग्नाइट कोयला के साथ मिलता है, गुजरात वाले बहुत सारे माइंस में, मेरे माइंस में भी है। तो पायराइट वाला जो चट्टान है, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ये। इसको बनाया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आप एक बार सोचिए, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुल जाए तो क्या होगा, पानी एसिडिक हो जाएगा। अगर वो पानी को कोई पिएगा तो हो सकता है कि उसका जान चला जाए, अगर ज़्यादा मात्रा में रहा तो, ठीक। इससे केमिकल बनाया जाता है। अगर ये पायराइट अगर ज़मीन में गिर गया तो उसका ज़मीन को तबाह कर देगा। तो बाई प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं कोल माइनिंग में भी, जिसमें से वो बाई प्रोडक्ट धरती को तबाह कर देते हैं। आसपास में हमको इंडस्ट्री भी लगाना पड़ता है। आप खाली माइंस चलाइएगा तो नहीं चलेगा जी, उसके लिए आपको बेल्ट कन्वेयर लगाना पड़ेगा, आपको पावर प्लांट के लिए आपको CHP लगाना पड़ेगा, आपको हो सकता है इंट्रीम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो इंट्रीम क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, लिग्नाइट मान नाम का एक तो कोयला आप निकाल रहे हैं, तो लिग्नाइट के साथ साथ में पायराइट पत्थर भी निकल रहा है। अब लिग्नाइट कोयला भी करिया करिया, पायराइट भी काला काला, तो दोनों को देख के आप चुन नहीं पाइएगा। तो अब क्या कीजिएगा, आप मैनुअल आदमी खड़ा कर दीजिएगा, बेल्ट कन्वेयर में कोयला पार होगा, अब मैनुअली आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा। अब खड़ा होकर एक एक कर करके पायराइट को चुनेगा, चुन चुन के फेंकेगा, ठीक है। तो ये सब कहलाता है इंट्रीम, बेसिकली जहाँ पे कोल को अलग किया जाता है, लिग्नाइट को, पायराइट को, इन चीज़ों को अलग किया जाता है, इंट्रीम कहलाता है। और वहाँ से फिर कोल स्टॉक तक जाता है। तो इसके बाद रिमूवल डिपॉजिटेड लैंड, जहाँ पे आप हटा दिए हैं, रख रहे हैं, जमा कर रहे हो, वो भी तो बर्बाद हो रहा है आपका। टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन और रिवेजिटेशन क्या चीज़ है, इसको भी समझाते हैं। देखिए, जो ज़मीन होता है हमारा, उसका लेयर को अगर आप देखिएगा तो वो कुछ इस टाइप का लेयर होता है। मतलब सबसे पहले में टॉप सॉइल होगा, लिथोस्फेयर तो खैर पूरा अपर मेंटल तक कहलाता है, लिथोस्फेयर इसी को लिखा गया है इसमें, है ना। और माइंस होता है बीच में। यानी कि पहले आपका हो सकता है जब आप माइंस चला रहे होंगे तो पहले एकदम कमज़ोर मिट्टी निकलेगा, सॉइल निकलेगा, मत मस्त वाला सॉइल, है ना। हो सकता है पहले मिट्टी कीचड़ वाला निकले,
ठीक है, जिसको एलुवियम कहते हैं। फिर सॉइल निकले, सॉइल के बाद हो सकता है डिब्रीज निकले, मतलब छोटा छोटा पत्थर टाइप का निकले, हाथ से उसको पकड़ के चूरिएगा या उस पे उसको पत्थर में पटक दीजिएगा दूसरा पत्थर में, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, उस टाइप का डिब्रीज निकलेगा। उसके बाद रॉक निकलेगा, कुछ बड़ा बड़ा चट्टान निकलेगा, उसके बाद हो सकता है कोल निकलेगा। ये जनरली निकलता है माइंस में। अब आप सोचिए ऊपर का जो मिट्टी है, उस मिट्टी को आपको हटाना था। आप डिसाइड किए कि एक तो कोल ब्लॉक हम खरीदेंगे, तो जहाँ पे कोल ब्लॉक आप खरीदें कोयला का माइनिंग करने के लिए, तो उस कोल ब्लॉक के ऊपर में, कोयला के ऊपर में बहुत सारा दिक्कत था। क्या क्या था, बहुत सारा पेड़ पौधा था सर। तो पेड़ पौधा को अब आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर पेड़ पौधा को आप काटिएगा तो उसमें भी समस्या है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधा का नियम यह है कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको 10 पेड़ लगाना है, यानी 1:10 रेशियो में। और 1:3 सर्वाइविंग रेशियो होता है, सर्वाइविंग रेशियो। ये सब कहाँ है, आपको बुक में शायद नहीं मिलेगा, है ना। और ये होता है प्लांटेशन रेशियो। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए कोई नहीं। तो हम आपको बता रहे थे क्या, एक होता है प्लांटेशन रेशियो, एक होता है सर्वाइविंग रेशियो। प्लांटेशन रेशियो क्या होता है, इस रेशियो में पेड़ लगाया जाता है, मतलब जंगल आपको माइनिंग करने के लिए कटाई करना भैया। तो अगर 10 ठो पेड़ आप काट रहे हैं, सॉरी 1 ठो पेड़ अगर आप काट रहे हैं, तो आपको 10 ठो पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर 10 ठो काट रहे हैं तो 10 गुना कर दीजिए, 100 ठो पेड़ कम से कम लगाना पड़ेगा। और जब आप माइनिंग खत्म कर दिए हैं, उसके बाद ये पेड़ लगाते हैं। और उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जिंदा बचना चाहिए सर। बाद में इंस्पेक्शन होता है तो कम से कम 1:3 रेशियो में जिंदा बचना चाहिए, ठीक है। मतलब एक ठो आपका अगर पेड़ काटे थे तो कम से कम 3 गो पेड़ बचा कर, मतलब एडल्ट कर देंगे आप, है ना, अच्छा से बचा कुचा के रख देंगे, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका टॉप प्लांटेशन रेशियो। टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन क्या चीज़ है, इसको समझाते हैं। टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जो आपका माइंस है, ठीक है, जो ज़मीन के सबसे ऊपर में एक मिट्टी का परत होता है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, उस मिट्टी के परत को आपको बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि उसी मिट्टी के परत में घास उगता है, उसी में पेड़ उगता है, उसी में जड़ रहता है, ठीक है। तो उस मिट्टी के परत को आपको क्या करके रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। तो बचा के रखने के लिए आप इसका मिट्टी को एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं, और उस जगह पे एक हरा कलर का बोर्ड डाल देते हैं, उस पर लिखा रहता है टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन, टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन। ताकि कोई भी आदमी गलती से वहाँ से मिट्टी उठा ना ले, डंपर वाला है, डोजर वाला है, पिलोडर वाला है, गलती से उठा ना ले, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहरी दिक्कत की वजह से, बट कोई नहीं, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। तो टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, रिक्लेमेशन को कुछ चीज़ें समझनी थी, जिसमें हम आपको बताए थे कि टॉप सॉइल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, इसको बचा के रखा जाता है। पहले टॉप सॉइल को क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, और स्प्रेड करने के बाद उसमें से जो बड़ा बड़ा बोल्डर है, पत्थर है, उसको निकाल लिया जाता है, अगर कुछ है तो उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे टॉप सॉइल स्प्रेडिंग लिखा हुआ है। स्प्रेडिंग लिखने के बाद फिर इसको ग्रेडिंग और रिकाउंटरिंग का लिखा हुआ है, यानी कि उसमें से जो बड़ा बड़ा चट्टान है, बेकार का चीज़ को निकाल लिया जाएगा, और मिट्टी को, जो बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट मिट्टी है, उसको किसी एक जगह पे हम क्या करते हैं, जमा करके रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें हम लोग बाद में पेड़ लगाते हैं, वेजिटेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ठीक। ये सब होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ, समझते हैं, ठीक है। जस्ट जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है कुछ, 1 मिनट। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बताइएगा, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज कितना से ज़्यादा नहीं हो। चलिए आई होप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे आप। स्पॉइल बैंक और डंप, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्या होता है स्पॉइल बैंक और क्या होता है डंप। सबसे पहले स्पॉइल बैंक और डंप के बीच में डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि आपके पास बेकार ज़मीन पड़ा हुआ, आप एक माइंस का मालिक हैं और आपके पास बेकार का ज़मीन पड़ा हुआ है। आप ओवरबर्डन निकालते हैं, निकालने के बाद आप कहते हैं कहीं भी छींट दो ना, बहुत ज़मीन है मेरे पास, है ना, बेकार ज़मीन पड़ा हुआ है, कहीं भी ऐसे करके छींट दो, तो ऐसे ऐसे करके जमा करते जाओ। तो इसको हम लोग बोलते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पॉइल डंप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉइल डंप कहते हैं, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर हाइट होता है, इसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट होता है। नियम यह है कि जब कभी भी अगर स्पॉइल डंप आप बना रहे हैं तो 30 मीटर से ज़्यादा हाइट आप नहीं रख सकते, ठीक है, 30 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं रख सकते। इसके बाद इसका एक एंगल बनाता है धरती से, इस एंगल को हम लोग अल्फा एंगल कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज वाला एंगल, है ना। और ये आपका 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप पढ़े होंगे यार। दूसरा जो एक स्कोप होता है, दूसरा जो आपका डंप होता है, वो आप ऐसा है कि एक माइंस है जिसके पास ज़मीन का बहुत कमी है, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ज़मीन का कमी है, आपको घर बनाना है, 10 गो फैमिली को रखना है, तो आप क्या कीजिएगा, अपार्टमेंट बनाइएगा, है ना। बिल्डिंग 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 करके बनाइएगा और ऊपर में एक एक करके सबको अलॉट कर दीजिएगा एक एक फ्लैट। शहर में ज़मीन कम रहता है तो यही सब करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाएगा। यहाँ पे आपको ओवरबर्डन डंप को बेंच बना बना के रखना पड़ेगा, और हर बेंच का हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल का बात करेंगे तो 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका माइनिंग डाइजेस्ट में दिया हुआ है। 90 मीटर से ज़्यादा हाइट ओवरऑल नहीं होना चाहिए। अगर 20 मीटर का है तब एक बार और 20 मीटर आप कर सकते हैं, और लास्ट में 10 मीटर तक कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं आप। तो आप कहीं पे देखिएगा कि जो बेंच होता है ओवरबर्डन लगा के, कहीं पे 5 तल्ला है, कहीं पे 3 तल्ला है, कहीं पे 2 तल्ला है, तो आप बोलिएगा कि सर आप तो 3 तल्ला पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि 3 तल्ला होगा, हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर बेंच अगर हम बना रहे हैं तो मैक्सिमम 30 मीटर रख सकते हैं। कम रखिए ना सर, आपके पास अगर जगह है तो आप 10 मीटर रखिए इसको, फिर अगला वाला बनाइए तो उसको फिर 10 मीटर रखिए, फिर अगला वाला बनाइए फिर 10 मीटर रखिए, ऐसे करके 9 बार आप जा सकते हैं, 9 तल्ला बना सकते हैं तो बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस मैक्सिमम हाइट 90 मीटर तक जाएगा, और एक पर्टिकुलर बेंच का हाइट 30 मीटर तक जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं टेलीस्कोपिक बेंच। अब चूंकि ये टेलीस्कोपिक बेंच है, इसीलिए हम एक कब पर्टिकुलर पर्टिकुलर ना निकाल के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पूरा ओवरऑल एंगल निकालते हैं, इसको बीटा एंगल कहते हैं हम। और इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ जो हम लोग इसको डंप कहते हैं, स्लोप का, टेलीस्कोपिक डंप का, ठीक है। तो ये आपका 1 वर्टिकल 1 इन 5 हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। 1 वर्टिकल 1 इन 5 हॉरिजेंटल मतलब अगर 1 मीटर वर्टिकल आप जाते हैं, मतलब हॉरिजेंटल अगर आप जाना चाहते हैं 1.5 तक जाएंगे तब 1 मीटर आपको वर्टिकल मिलेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो डंप भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डंप भी आपका आसान है, क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट रूल्स। देखो ट्रांसपोर्ट रूल सबके लिए बनाया जाता है, एलएसडी चला रहा है ट्रांसपोर्ट रूल बनेगा, एसडीएल चला रहा है ट्रांसपोर्ट रूल बनेगा, डंपर चला रहे हैं ट्रांसपोर्ट रूल बनेगा, डोजर चला रहे हैं ट्रांसपोर्ट रूल बनेगा। ये सबके लिए एक ट्रांसपोर्ट रूल बनाया जाता है। जैसे आप ट्रैफिक नियम पढ़ते हैं कि गाड़ी हमेशा बाएं पे चलाएं, है ना, ट्रैफिक रेड लाइट देख के आपको रुकना है, ग्रीन लाइट देख के आपको चलना है। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट रूल बनाया जाता है माइंस के लिए, ठीक है। माइंस के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रूल बनाया जाता है। अब ट्रैफिक वाला पुलिस तो देखेगा नहीं भैया कि डोजर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डंपर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ड्रैग लाइन ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसको तो समझ में नहीं आएगा ड्रैग लाइन होता क्या है, बकेट व्हील एक्सकवेटर उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसके लिए मैनेजर साहब जो होते हैं माइंस का, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट रूट बनाते हैं, ठीक है। वो उस माइंस का लोकल कंडीशन को देख के बनाया जाता है। मान लीजिए माइंस में एक एक रोड है जिसमें 50 गाड़ी चल रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट रूल कुछ अलग टाइप का होगा। एक माइंस है जिसमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट रोड है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट रूल कुछ अलग टाइप का बनेगा। तो प्रिवेलिंग लोकल कंडीशन का मतलब उस मौजूदा लोकल हालात को देखते हुए, अलग अलग मशीन अलग अलग गाड़ी को देखते हुए मैनेजर साहब परिवहन नियम संहिता, जिसको कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल कहते हैं, ठीक है। ये जब कभी बनाएगा 90 दिन के अंदर में बनेगा, ठीक है। 90 दिन के अंदर में, रेगुलेशन लागू होने के 90 दिन के अंदर जहाँ नहीं बना है उस जगह पे बना दिया जाएगा। लोकल भाषा में भी रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग वही भाषा को समझ पाते हैं, और इसको नोटिस बोर्ड में चिपका दिया जाता है, और सस्पिशियस जगह जहाँ पर लोगों का नज़र जाए चिपका दिया जाता है। अगर नहीं फॉलो हुआ तो मैनेजर के साथ साथ सुपरवाइजरी स्टाफ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मैनेजर सुपरवाइजरी स्टाफ को सौंप देता है जिम्मेदारी, माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, सुपरवाइजर है, एमडीओ वाला है, तो इसको सौंप देता है, ठीक है। इसको क्या करता है मैनेजर साहब, सौंप देता है जिम्मेदारी कि भैया तुम देखो। तो अगर मैनेज नहीं हो रहा है जिम्मेदारी, तो मैनेजर साहब का जवाबदेही तो बन ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उसका भी जिम्मेदारी बन रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रूल और कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन दोनों चीज़ में
एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है समझाते हैं आपको। 2-3 चीज़ कॉमन। सबसे पहले मैनेजर बनाता है सर। उसके बाद रेगुलेशन लागू होने के 90 दिन के अंदर अगर नहीं बना, मतलब रेगुलेशन लागू होने तक नहीं बना, तो रेगुलेशन लागू होने के 90 दिन के अंदर बनेगा ट्रांसपोर्ट रूल बोलिए या कोड ऑफ प्रैक्टिस बोलिए। ये दोनों का दोनों आपका 90 दिन के अंदर रेगुलेशन लागू होने के अंदर बनेगा। ठीक है, मैनेजर साहब बनाता है, हर मशीन को देख के लोकल कंडीशन के हिसाब से बनाता है। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं सीओपी, ठीक है, बताइएगा। एसओपी जब हम पढ़ा रहे थे, एसओपी कह रहे सॉरी, सेफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जब आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि 5 ठो मेथड था। ठीक है, 5 ठो मेथड था क्या करने का, रिस्क कंट्रोल मेथड। क्या बोलते थे, रिस्क कंट्रोल मेथड। तो आप चैट में बताइएगा, मैं चैट पढ़ने वाला हूँ। एसएमपी कौन सा टाइप का मेथड में आएगा, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एलिमिनेशन कंट्रोल मेथड हो गया, सेपरेशन मेथड हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल मेथड हो गया। इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हो गया, और पांचवा आपका पीपी वाला हो गया। तो बताइएगा कौन सा वाला है जिसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा। अगर आप गैस किए होंगे तो सही गैस किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाला के अंदर में ही आता है कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस हर मशीनरी का हो सकता है अलग अलग, एसओपी भी इसी का एक हिस्सा है। हाउ टू इंस्टॉल, री इंस्टॉल, मॉडिफिकेशन, रिपेयर कैसे करें, ये सब चीज़ के बारे में। कोई भी मशीनरी का हो सकता है कि टेस्टिंग कैसे करें, पूरा का पूरा डिटेल हम लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग शेड्यूल फॉर पार्ट्स, एक एक पार्ट का कैसे कैसे जांच करना है, रिकॉर्ड कैसे कैसे करना है। सीओपी हमेशा माइंस में मौजूद रहेगा, माइंस में एक कॉपी हमेशा सीओपी मौजूद रहेगा। सीओपी जनरली कहाँ कहाँ मौजूद रहेगा समझते हैं। सबसे पहले एक होता है मशीन में, ठीक, दूसरा होता है वर्कशॉप में जहाँ पे उसका मेंटेनेंस वगैरह चलता है, और तीसरा होता है माइंस का ऑफिस में। ये तीनों जगह पे सीओपी अवेलेबल रहेगा। और ये जो सीओपी के लिए नियम है, ये सीओपी के लिए जो नियम है वो आपका एसओपी के लिए भी नियम है ना। किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए अगर बनाया जा रहा है तो वो आपका इस जगह पे रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, चलिए अब आज का एक टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा और थोड़ा सा डर भी लगेगा। रेगुलेशन नंबर 111। आप हमेशा इस डाटा को देख के सोचते होंगे कि यार ये वाला डाटा अगर याद हो जाता तो मज़ा आ जाता। ये सब कैसे याद रहेगा, इतना ज़्यादा याद कैसे रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो इतना नहीं पूछेगा, है ना। ऐसा सोचिएगा आप लोग कि इतना थोड़ी पूछेगा यार, इतना इतना डाटा किसी को याद रहता है क्या, पागल है क्या, एग्ज़ाम वाला पगला है जो पूछेगा। जी बिल्कुल एग्ज़ाम वाला पगला है। ईसीएल का अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो ईसीएल में इसी टेबल से एक तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था। जी बिल्कुल, ईसीएल में यही वाला टेबल जो आपको देख के लग रहा है ना कि कोई पागल ही ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो जी बिल्कुल पूछा था। ठीक है, ईसीएल पूछा था, जीएमडीसी पूछा था। मतलब बहुत सारे कंपनी है, अभी पूरा एक कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, एक दो कंपनी का नाम याद है। तो मतलब ये जो डाटा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, डाटा आपको याद रहना चाहिए। अब इसको याद करने जाइएगा तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, कितनों याद कर लीजिए, कितनों याद कर लीजिए, भूल ही जाएंगे। इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम आपको समझा दे रहे हैं, और ये ट्रिक बड़ा ही काम का ट्रिक है। समझ लेंगे तो बड़ा काम आ जाएगा आपका। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंट वर्क क्या होता है, मेथड ऑफ वर्किंग शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कि जब कभी भी हम बोर्ड एंड पिलर मेथड से काम करते हैं तो उसमें दो स्टेज होता है, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है डिप्लरिंग। डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, बहुत सारा पैनल बनाते हुए जाते हैं पिलर को छोड़ते हुए। ठीक है, सेपरेट सेपरेट पैनल बना के पिलर को छोड़ते हुए बाकी कोयला को काटते हुए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। और डिप्लरिंग में वही पिलर जो छोड़ा है उसको काट लेते हैं। ठीक, तो डेवलपमेंट में बोला गया है कि गैलरी का चौड़ाई 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, और हाइट जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरा एक सवाल है, बोर्ड एंड पिलर मेथड में डेवलपमेंट ही चल रहा है, लेकिन गैलरी का जो चौड़ाई है वो आपका 4.8 मीटर से ज़्यादा हो जाता है डेवलपमेंट के टाइम, नॉट डिप्लरिंग, डेवलपमेंट के टाइम। तो बताइएगा कौन सा ऐसा कंडीशन है।
तो इसका कंडीशन है कि 5 मीटर हो जाता है जब कभी भी हॉलेज रास्ता बगल से चल रहा है और बगल में ट्रैवलिंग रोड है। इस कंडीशन में गैलरी का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर होता है। मैंने इससे पहले बहुत बता चुका आपको। हाइट जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट वर्किंग अगर पढ़ रहे हैं तो। रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में शेप रहता है। जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर या फिर शेप में रहता है, स्क्वायर शेप में रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है सर? पूरी तरह से सही इसलिए नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में बोला है कि जनरली रहेगा। यहाँ पे जनरली शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ जगह पे ये रोम्बस शेप में रहता है। ठीक है ना, कुछ जगह पे क्या होता है, ये रोम्बस शेप में रहता है। रोम्बस शेप में रहने का कारण क्या है? देखिए बहुत सारा, मान लीजिए यहाँ पे बगल बगल में बहुत सारा गैलरी चला हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी का आना जाना हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर स्क्वायर में रहता है तो गाड़ी जब क्रॉस करता है तो उसको बड़ा दिक्कत होता है घूमने में। तो इसीलिए उस जगह पे रोम्बस रोम्बस टाइप का बनाया जाता है। इससे जो गैलरी का जो पिलर का जो साइज है, वो आपका पिलर का जो शेप है वो रोम्बस टाइप का रहेगा। अब क्या है, गाड़ी आराम से टर्न कर लेगा, इधर भी जाएगा टर्न कर लेगा ना, इधर भी जाएगा टर्न कर लेगा। लेकिन अगर पूरा स्क्वायर में बनाया है तो उसको टर्न करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रोम्बस में बनाया जाता है। तो रेक्टेंगुलर भी रहता है, यहाँ पे जनरली शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है, रेगुलेशन बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है। रेक्टेंगुलर भी रहता है, स्क्वायर शेप में भी रहता है, और रोम्बस शेप में भी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, नज़रअंदाज नहीं करना इसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं, किसी भी सीम सेक्शन में एडजेसेंट दो पिलर के सेंटर के बीच की दूरी सीम सेक्शन की उस जगह की डेप्थ, गैलरी और इस चीज़ों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, समझाते हैं इसको। थोड़ा सा उम्मीद रखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये है सरफेस। ठीक, सरफेस से कुछ दूरी पे सीम है आपका, क्या है सर, कोल का सीम है। ये क्या है, ये कोल का सीम है। ठीक, चलिए तो सरफेस से कुछ दूरी पे हमने क्या बताया कि कोल का सीम है। तो सरफेस से कितना दूरी कोल का सीम है और उसके बाद हम पिलर का साइज कितना कितना छोड़ेंगे, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर है? सबसे पहले तो भैया डेप्थ कितना है। सिम जो आप कोल सिम जिस पे पिलर बना रहे हैं, उसका सरफेस से कितना डेप्थ है उस पर्टिकुलर जगह पे। उस पर्टिकुलर जगह पे मतलब इसको समझाते हैं। ऐसे है सरफेस, सॉरी सॉरी जस्ट अ सेकंड, इसको रिएक्टिफाई कर देते हैं। ये है आपका सरफेस। ठीक है, और ये रहा आपका कोल सिम। कोल सिम इस पर्टिकुलर जगह पे 5 मीटर दूर है। कोल सिम इस पर्टिकुलर जगह पे 25 मीटर दूर है। कोल सिम इस पर्टिकुलर जगह पे सरफेस से 50 मीटर दूर है। कोल सिम इस पर्टिकुलर दूरी पे 150 मीटर दूर है। कोल सिम इस पर्टिकुलर दूरी पे 180 मीटर दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस से जो कोल सिम है उसका सब जगह दूरी बराबर बराबर नहीं रहता, अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे जो पिलर का साइज भी होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दूरी है, पिलर का साइज भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक, चलिए तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि किस पे डिपेंड करता है, तो सरफेस से कितना डेप्थ है। सरफेस से डेप्थ पहला फैक्टर तो है कि इससे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरा बोला गया है कि गैलरी का चौड़ाई, गैलरी का चौड़ाई, ठीक है, इस पे निर्भर करता है ना। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या, कि पिलर का साइज कितना होगा। पिलर का क्या होगा, साइज कितना। बाकी नेचर ऑफ स्टार्टा भी होता है, बट यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है वो सब चीज़। अब हम आते हैं इस चार्ट में। ठीक है, तो आपको हम एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट दे देते हैं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे कोल सिम नीचे जाते जाएगा, जैसे जैसे कोल सिम नीचे जाते जाएगा, ये मान लीजिए सरफेस है, जितना नीचे जाते जाएगा पिलर का साइज उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डेप्थ अगर 5 मीटर है तो पिलर का साइज मान के चलिए कि 5 मीटर होगा। डेप्थ अगर 10 मीटर, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, इसको रट मत लीजिएगा। तो पिलर का साइज मान लीजिए 8 मीटर होगा। डेप्थ अगर मान लीजिए ऐसा है कि 8 मीटर स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है मीटर स्क्वायर में होगा ना पिलर का साइज। डेप्थ अगर आपका ये 50 मीटर है तो पिलर का साइज आपका 20-25 मीटर होगा। तो मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे पिलर का साइज भी बढ़ेगा। आप इस चार्ट को गौर से देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है सीम से सरफेस का गहराई, सरफेस से
सिम का गहराई, यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस से पर्टिकुलर जहाँ पे कोल सिम है उसका गहराई कितना है। अगर 60 मीटर है तो देखिए 12 मीटर हाइट, 12 मीटर एक्चुअली चौड़ाई दिया हुआ है गैलरी का, है ना। मतलब बगल बगल से पिलर के बीच की दूरी जो है वो आपका 12 मीटर दिया हुआ है। 60 से 90 मीटर ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, 13.5 दिया है। 90 से 150 में देखिए 16.5 दिया है। 150 से 240 में देखिए 22.5 दिया है। 240 से 360 में देखिए और 28.25 दिया है। तो मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है सर, वैसे वैसे आपका पिलर का जो साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ओके, ठीक, ठीक, चलिए तो अब समझते हैं। सबसे पहले तो ये वाला आपको याद रखना है, ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, ये डाटा कैसे याद रहेगा ये भी हम समझाते हैं आपको। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको 3 का पहाड़ा आता है ना, 30, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, तो आप इसमें एक एक जीरो बैठाते जाइए, बस यही तो करना है। 30 से 60 तक, मतलब 60 से ऊपर, 60 में कितना जोड़िएगा, 60 में आपको 30 जोड़ना है। ठीक है, फिर आपका 30 में कितना जोड़ना है, 30 में आपको 60 जोड़ना है, 150 आ जाएगा, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो साइड वाला है, ठीक है, एक सेकंड पेन थोड़ा लैग कर रहा है। 60 मीटर तक का जो दूरी होगा इस कंडीशन में, और 60 से 90 दूसरा डाटा है, 90 से 150 मीटर तक के अंतराल में, 150 से 240, 240 से 360 और 360 तक के बीच का। ठीक है, इस कंडीशन में, है ना, इसमें अगर देखिएगा तो 60 से 90 बढ़ रहा है, फिर 90 से 150 बढ़ रहा है, मतलब पहले आप कितना जोड़े, 30 जोड़े साथ में, फिर कितना जोड़े, 90, मतलब पहला वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, इसमें आपको जोड़ता जाना है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो पहला वाला में क्या करना है, आपको जोड़ता जाना है। ठीक है, जैसे ये अगर क्या है, ये आपका पहला वाला है, ये पहला डाटा है, इस पे आपको पहले 30 जोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा, एक सेकेंड, फिर आपको 60 जोड़ना है, फिर 90 जोड़ना है, फिर 120 जोड़ना है, फिर 150 जोड़ना है। ठीक है, बस आप जोड़ते जाइए और लिखते जाइए। चलिए अब हम जोड़ के लिखना शुरू करते हैं। 90 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा सर, 150 आ जाएगा। चलिए अब 150 यहाँ लिखिए, 150 अगला डाटा, 150 से अब कितना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, तो 150 में 90 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखना है 240। अब 240 से कितना होगा, तो 120 जोड़ेंगे, 240 में 120 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, और लास्ट डाटा 360 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड मैंने जो लिखा वो सबमिट किया, है ना। ठीक, तो अब आप देखिएगा गौर से, ये जो डाटा है यही तो आपको याद करना है। इधर डेप्थ का रेंज जो है वो यही तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, नहीं समझे। चलिए एक बार हम फिर से समझाते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसको याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। क्या सिंपल सा तरीका है सर, आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहला तो सरफेस से सिम का गहराई, दूसरा गैलरी का चौड़ाई कितना है। ये दो चीज़ों को अगर आप याद करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो डाटा है ये याद होता जाएगा। कैसे याद करेंगे, तो पहले हम समझते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, 1 2 3 4। तो C1 C2 C3 C4, मतलब 4 कॉलम भरना भैया, ये तो पता हो गया। चलिए ये तो पता हो गया कि 4 कॉलम भरना है। इसके बाद इसमें रॉ भी तो है, इसमें रॉ भी तो है एक, इसको हम R1 कह देते हैं। ये जो है ये R2 है, ये क्या है, ये R3 है, ये क्या है, ये R4 है, ये क्या है, ये R5 है, ये क्या है, ये R6 है। 6 ठो रॉ है, 4 ठो कॉलम है। 4 ठो कॉलम है, 6 ठो रॉ है, 6 रो है 4 कॉलम, 6 रो है 4 कॉलम, 6 रो है 4 कॉलम। याद हो गया इतना, इतना याद हो गया कि आप जब टेबल बनाइएगा तो 6 रो और 4 कॉलम वाला टेबल बनाइएगा। इतना तो कम से कम आपको याद हो गया होगा, आई होप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका अपनाते हैं याद करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमको पहला डाटा याद रखना है कि 60 मीटर तक, पहला डाटा क्या है 60 मीटर तक, अप टू 60 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा बगल में लिखेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छः 12, 3 5 15, 3 छः 18, तो 15 तक ही जाते हैं जनरली, है ना, इससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, सब में जीरो जीरो बैठाएंगे, 30 60 90 20 150। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, इसका क्या मतलब है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम हमको बोले कि सबसे पहला डाटा है 60 मीटर तक। अब आप 60 मीटर में 30 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर से 90 मीटर, 90 आएगा। अब 90 यहाँ लिखिए, ठीक है, ये वाला जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 90 में आप 60 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 90 में 60 चलिए जोड़ के देखते हैं, 10 11 12 1 2 मतलब 90 में अगर आप 60 जोड़िएगा तो 150 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप 150 को फिर यहाँ ट्रांसफर मारिए, 150 मीटर से कितना मीटर तक होगा, आप 150 में 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 240 मीटर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे ट्रांसफर मारिए 240 मीटर। अब इसमें कितना जोड़िएगा, 120 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 240 में 120 जोड़िएगा 360। और लास्ट डाटा है 360 मीटर तक से अधिक, से अधिक। यही डाटा तो आपको याद करना है, यही डाटा तो आपको याद करना है, साइड वाला। ठीक है, तो साइड वाला आई होप आपका याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर लेते हैं। साइड वाला को अगर आप गौर से आप देख रहे हैं तो देखिएगा, पहला है 60 मीटर तक, दूसरा है 60 से 90 मीटर तक, 90 से 150, 150 से 240, 240 से 360 मीटर और 360 मीटर तक। अब हम क्या बोले थे कि आर जो है वो 6 ठो है, रो 6 गो है, तो चलिए गिन के देखते हैं 6 ठो रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, ये हो गया चौथा रो, ये हो गया पांचवा रो, ये हो गया छठा रो। ग्रेट सक्सेस, मतलब पहला जो तरीका है वो आपका कंप्लीट हो गया। ये इधर वाला तो याद हो गया, ये पूरा याद हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं। तो देखिए जो गैलरी का हम आपको बताएं, ये आपका 4 ठो बताएं, कॉलम कितना है, 4 है, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है टोटल। ठीक है, अब चारों कॉलम को कैसे याद कीजिएगा, सबसे पहला तो आपको याद रहेगा 3 मीटर है, गैलरी का चौड़ाई 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सब में 0.6 ऐड कीजिए, 3 में 0.6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3.6 मीटर। अब 3.6 में 0.6 मीटर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4.2 मीटर। 4.2 में 0.6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर। बस 4 ही डाटा तो चाहिए था आपको, 4 ही डाटा तो चाहिए था। पहला आपका 3 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरा 3.6 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, तीसरा 4.2 मीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए और चौथा 4.8 मीटर। 3 में 0.6 जोड़ो 3.6 आएगा, उसमें 0.6 जोड़ो 4.2 आएगा, उसमें 0.6 जोड़ो 4.8 आएगा। और आपको पता है कि C1 C2 C3 C4 चार ठो तो कॉलम में है, तो 4 को डाटा, 1 डाटा 2 डाटा 3 डाटा 4 डाटा हो गया। बस यही तो आपको याद करना, इस साइड वाला और इस साइड वाला पूरा झंझट खत्म, पूरा झंझट क्या हो गया, खत्म हो गया। ये और ये आप एक बार खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, बस एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है। चलिए, क्योंकि मेरे को भी यही तरीका, मेरा थोड़ा सा गोबर बुद्धि है तो हमको जल्दी याद नहीं होता, तो हम बस यही तरीका का इस्तेमाल किए थे। अब ये वाला जो डाटा देख रहे हैं आप पूरा, ठीक है, ये जो आप पूरा का पूरा डाटा देख रहे हैं, ये वाला आपको खाली याद करना पड़ेगा। और ये याद करना भी बहुत सिंपल है, इसको मत सोचिए कि पूरा याद करना पड़ेगा, बड़ा झंझट है, नहीं। आप खाली इस लाइन को याद कीजिएगा लिख के ना, कि पहले 12 है, फिर 13.5 है, फिर 16.5 है, फिर 22.5 है, फिर 28.5 है, लास्ट में 40 है। तो इसको सिंगल याद रखिएगा, देखो 2 डिजिट वाला यहाँ, 2 डिजिट वाला, इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसमें भी पॉइंट नहीं है, बाकी जो बीच में 4 गो इसमें पॉइंट है। तो ये तो आपका पहले याद होगा कि पॉइंट वाला 4 गो है बीच में, चारों को लिखते लिखते आपका याद हो जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं याद होगा तो फिर कमेंट में बताइएगा आप। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एक डाटा याद करना पड़ेगा, ये डाटा हमको याद करना पड़ेगा, क्या है, 3315 3315 333 354 6555 333। 1 2 3 4 5 6, 6 डाटा तो आपको याद करना है बस। क्या याद करना है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चलो। 3315 3315 333 354 6555 333। इसको
याद कीजिएगा 3315 3315 333 354 655 333। अब एक बार इसको हम याद करने का तरीका बता, देखो शुरू का दो तो सेम है, 3315 3315, ये तो दो बार लिखना है तो शॉर्ट है। इसके बाद ये जो है 333 ये लास्ट में भी है, तो ये वाला भी याद हो जाएगा, 333 और लास्ट में भी होगा 333। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 बीच में दो को कुछ होगा डाटा, तो बीच में होगा 354 और 6555, ये थोड़ा अलग है 6555, तो याद रहेगा आपको। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं हम, याद नहीं होगा तब तक रिपीट करते रहेंगे, कैसे नहीं होगा देख लें हम। 3315 3315 ये दोनों डाटा सेम था। इसके बाद क्या बोले थे, लास्ट में 333 था और वही वाला यहाँ पर भी था 333। बीच में क्या कुछ दो गो डाटा भराएगा, बीच में कुछ दो गो डाटा भराएगा, क्या भराएगा जल्दी याद करो जल्दी याद करो, 354 6555, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 गो रो हो गया, 6 गो डाटा हो गया कंप्लीट। अब हम समझते हैं कि इसको आप आगे कैसे यूज़ करेंगे। तो हम आपको बताएं कि ये लाइन आपको खाली याद करना है। अब आप जोड़ते जाइए, 3315 है तो सबसे पहले 12 में 3 जोड़िए, 3315 है ना सर, तो सबसे पहले 12 में क्या जोड़िए, 3 जोड़िए। तो 12 में 3 जोड़ते हैं, चलिए 13 14 15 आ गया 15। उसके बाद पहला तो कट हो गया, अब दूसरा वाला 3 जोड़िए, 15 में 3 जोड़िए, 15 में 3 जोड़ेंगे 16 17 18 आ गया 18, ये भी खत्म हो गया। अब 15 बचा है, तो क्या हम 15 जोड़ेंगे, नहीं 15 नहीं जोड़ेंगे। जो भी 4 डिजिट का नंबर है, जैसे 3315 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, उसके बाद 6555 4 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट का जो दो दो डिजिट है ना, 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे और फिर 55 यहाँ पे, ये पॉइंट में लेना है आपको, ये करना है, ये पॉइंट में लेना है। ये याद करने के लिए पॉइंट में लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको क्या करना है, अपने से दिमाग में लास्ट में पॉइंट लगा के जोड़ना है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या बचा है, 15 बचा है, ठीक है, लास्ट में क्या बचा है, 15 बचा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब 18 आ चुका है ये वाला, अब 1.5 जोड़ेंगे, 18 में 1.5 जोड़िएगा क्या आ जाएगा, 19.5। ठीक, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हम बोले कि ये वाला डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, और ये जो पूरा लाइन है ये आपको याद रखने का, 3315 3315 333 354 6555 333। आप सबसे पहले 12 में एक बार 3 जोड़िए, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा, फिर जो लास्ट का दो डिजिट है उसमें पॉइंट लगा के जोड़िएगा 1.5, 18 में 1.5 जोड़िएगा 19.5 आ जाएगा। दूसरा लाइन भी वैसे ही करना है, ये डाटा तो आपको याद रहेगा। 13.5 में पहले 3 जोड़िए तो 16.5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िए 19.5 हो जाएगा, फिर 1.5 जोड़िए 21.0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 333 लिखा है, यानी कि 16.5 यहाँ तक तो जोड़ा हुआ था, इसमें 3.33 जोड़िएगा तो 19.5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा 22.5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा 25.5 हो जाएगा, फिर यहाँ 354 लिखा हुआ है, ये तो डाटा दिया रहेगा आपको याद रहेगा। 22 में पहले क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे 25.5 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे 30.5 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 34.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6555 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया रहेगा मतलब याद रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो 34.5 हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 39.5 हो जाएगा, और लास्ट में जो 55 है अभी हम बताएं कि दो डिजिट वाला जो लास्ट में बच जा रहा है उसमें हम पॉइंट डाल के जोड़ेंगे, तो 39.5 में अब हम 5.5 जोड़ेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में ये 39 तक तो डाटा आप लिखे रहेंगे, पहले 3 जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा 45 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा 48 हो जाएगा। यही वाला सीक्वेंस फॉलो करके ये पूरा का पूरा टेबल याद हो सकता है, और आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा यकीन करना, लेकिन ये टेबल को आपको बनाने में मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेगा सर, 10 से 12 सेकंड, 10 से 12 सेकंड लगेगा आपको टेबल मिलाने में, 10 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चन बनाने में, यानी अगर आप 30 सेकंड में चाहेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 30 सेकंड तक लगा दे रहे हैं, अगर क्रिटिकल क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ये मुश्किल नहीं रहता है। तो ये डाटा को आप ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा, बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आया बार बार देखिएगा, इसीलिए इस वीडियो को हम यूट्यूब पे ही डाल दे रहे हैं। चलो यार बार बार देखो तुम लोग, लेकिन याद कर लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप अब आप लोग बहुत जुनून के साथ पढ़ेंगे और लगातार कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, ठीक है, एकदम घबराना नहीं, हम हैं आपके साथ, और आपको कहीं भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, आपका हम नैया पार लगा के छोड़ेंगे।
तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, अगले अगले क्लास में। अगला क्लास आपका, अभी वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं अगला क्लास आपका ले लेता हूँ कल दोपहर के, सॉरी आप लोगों का शाम को बैच है ना, ठीक है। तो कल मैं 3 बजे ले लेता हूँ आपका, कल मैं 3 बजे आपका क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सबको जय हिंद।